नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं, आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो अभी जेटेट का क्वेश्चन बैंक हम लोग चला रहे हैं, जिसमें आपको विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आए हुए सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर अप कर लेंगे, एक बार देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। तो ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2017 में हुई थी कक्षा 1 से 5 के लिए, उसमें पर्यावरण अध्ययन, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस तरह के प्रश्न लगभग सभी राज्य में आते हैं, आपके भी राज्य में आएंगे और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बैंक उत्तर प्रदेश का। तो यदि आपको यहाँ पर देखिए EVS का क्वेश्चन बैंक या EVS का पूरा हैंड रिटेन नोट्स जो कि JCERT की तरफ से, जैक की तरफ से अभी जेटेट का जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया जिसमें EVS है, तो उसका संपूर्ण आपको नोट्स यहाँ पे EVS का केवल 150 रुपये में आप ले सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक भी आपको इंक्लूड रहेगा और जितने भी थ्योरेटिकल क्लास है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी साथ में आपको बना हुआ है, जो कि आपको जैक का झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये यूपी टेट, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यूपी टेट का भाग 5 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन आता है, जो कि प्रश्न नंबर 121 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 121 है, एक मार्ग का संबंध क्या है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है, उत्पादन से है। ठीक है, देखिए हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें एक लोगो रहता है जो सामान का यहाँ पर गुणवत्ता की जांच करता है। अगर आप बिस्कुट ले रहे हैं, एक आप यहाँ पे जो है बिस्कुट ले रहे हैं या आटा ले रहे हैं या जो भी सामग्री आप खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, तो उसका जो है कि क्वालिटी क्या है, उसका जो है कि गुणवत्ता क्या है, उसकी जांच जो है, ये एक मार्क होलो मार्क लगा हुआ रहता है। तो एक मार्क जो है किसी भी खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता की जांच करता है कि सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आर्सेनिक एक गैस है जिसके द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ठीक है, देखिए आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक आपका एक स्वादहीन और यहाँ पर स्वादहीन उपधातु है जो जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और यह भारत के विभिन्न राज्यों में, ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि में जल प्रदूषण जो है आर्सेनिक की वजह से ही होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए ये प्रश्न अभी भी आया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पास किया गया था? ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर क्या किया था, भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वन्य जीवों का जो अवैध शिकार कर लेते हैं लोग, अवैध उसके मांस के खाल को बेच देते हैं, तो इसी को प्रतिबंध करने के ख्याल से किया गया था। ठीक है, तो इसको कब किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित? तो यह आपका 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब दूध से दही बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं,
आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो किण्वन एक जो है रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक बदल जाते हैं। ठीक है, और जैसे दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है, दूध से दही, तो इसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, जिसमें इसमें भाग लेने वाले जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनने में कौन सा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? किण्वन होता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसआर से, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, देखिए तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो 4 क में जोड़ा गया है, जो 4 क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये एक नया अध्याय है जिसको यहाँ पर नागरिकों का 10 मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो संविधान में निहित जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है, और उसके पूर्व इसको क्या है? इसके पूर्व में इसको तो यूएसएसआर कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखिए रूस नहीं दिया गया है, तो यूएसआर होगा। ठीक है, यूएसएसआर होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट कहीं कहीं पर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूएसएसआर कहेंगे। क्लियर, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत किया गया है, तो आप लिख लीजिएगा यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये ध्रुव तारे क्या होते हैं? जो तारे हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, किस दिशा में? जो तारे उत्तर दिशा की ओर चमकते रहते हैं या उत्तर ध्रुव के ठीक उत्तर की ओर स्थित होते हैं, इस कारण यह सदैव एक ही उत्तर दिशा में चमकते रहते हैं, तो इसीलिए इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर दिशा में चमकते रहते हैं उसको ध्रुव तारा कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, 1972 में। ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा, बहुत बार आया वो प्रश्न है। प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। ठीक है, तो एक तो वो आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव का संरक्षण के लिए, उनका पालन पोषण, उनके बचाव के लिए 1972 में नियमावली बनाया गया। लेकिन उसी में वन्य जीव में एक और चला टाइगर के लिए स्पेशल, प्रोजेक्ट टाइगर। इसका प्रारंभ कब किया गया? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। ठीक है, तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया था वो 1973 ईस्वी में किया गया था, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह लॉन्च हुआ था। राइट आंसर इसका 1973 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए ये फूलों की घाटी बहुत बार आया हुआ है आपको, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स हम लोग कहते हैं। तो ये फूलों की घाटी जो आपका है ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है उत्तराखंड के, तो यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ। 305, 275, 206 या 175? तो कितना होता है? एक वयस्क में मानव अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी, स्टेप्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 206 हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में? कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए ग्रीन पीस क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या। ठीक है, तो ग्रीन पीस जो है एक गैर सरकारी संस्था है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। इसकी नींव 1938 में कनाडा के वैंकूवर में पड़ी, अमेरिका के अलास्का में परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ग्रीन पीस का इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट 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 का, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीकरण होना चाहिए था, ठीक है, गलत लिखा गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा। एवं अपचयन जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ये सही है। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो 6CO2 + 12H2O जो हम लोग करते हैं तो ग्लूकोज बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जल निकलता है, जल निकलता है, हाँ, और यहाँ पर NADP का अणु बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, इसको बताना है कौन सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीय मान का है, या नीले ज्वाला जलने वाला, या मीथेन उत्सर्जक है। तो LPG जो है ये क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। LPG किसका है, ये भी बहुत बार प्रश्न है कि LPG किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा LPG जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का आपका मिश्रण है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये सही है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, इसी कारण LPG यूज किया जाता है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। लेकिन यह मीथेन गैस नहीं उत्पन्न करता है। मीथेन गैस कौन उत्पन्न करता है, तो जीव जंतुओं और यहाँ पर जो गाय भैंस बैल ये सब के जो अवशेष सड़ गल जाते हैं, मतलब जो मलमूत्र ये सबसे, तो वो मीथेन गैस उत्सर्जक होता है, तो वो हो गया। लेकिन LPG मीथेन गैस उत्सर्जक नहीं करते हैं, यानी कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। अगला है द ओरिजन ऑफ स्पाइसीज, द ओरिजन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसका है, द ओरिजन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है, या प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया है, अरस्तू के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मेडल के द्वारा, या रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर, तो द ओरिजन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति किसका लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन का है, किसका है, चार्ल्स डार्विन का है। प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मकर रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इसके पहले भूगोल पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे देखिएगा ये आपको मध्य रेखा हो गया, विषुवतीय रेखा हो गया, और इसमें ऊपर की ओर चलेंगे उत्तर की ओर, तो इसमें 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसमें भी 23.5 डिग्री, इसमें भी 66.5 डिग्री, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप यहाँ पर कह लीजिए, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा और नीचे वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो मकर रेखा यहाँ पर पूछा है, तो मकर रेखा किसमें होता है, उत्तरी में कर्क रेखा होता है, और ये दक्षिण पड़ गया तो दक्षिण में मकर रेखा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ की ओर, इधर की ओर मकर रेखा पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी, तो उत्तरी किस में, देखिए यहाँ पर एस में है, ठीक है, एस में है। तो 23.5 डिग्री एस वाला को आप कीजिएगा मकर रेखा, 23.5 डिग्री एस यानी दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, 135 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। और अभी तो हम देखिए आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वो केवल अभी JCRT जो जैक का सिलेबस दिया, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें सिलेबस में ऐसे भी चीज़ है जो छूट फूट हैं, तो उसको हम अभी अलग से बना के आप सभी को दे देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सारा PDF आपको मिल जाएगा, जिसको आप देखिएगा तो वहाँ से और भी आपका स्कोर बढ़ेगा अभी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और इसका जो है विश्व की अदालत भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है उसको हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब राष्ट्रीय गान किसके द्वारा है, तो वो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है, जन गण मन, ठीक है। संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है, ठीक है, 1950 24 जनवरी 1950 को। और इसके गाने का समय कितना है, 52 संकेत, ठीक है। इसको प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, ठीक है। तो ये कब आपको किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा को कब, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को
अपनाया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए पुष्कर मेला जो है आपको पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। और अजमेर में लगभग 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं से परिचित तीर्थस्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और इसमें कहाँ लगता है? तो इसमें ऊँटों का क्रय विक्रय भी होता है। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ये आपका पराबैंगनी किरणें जो है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं? देखिए आपको जैविक घटक अजैविक घटक आपको हम हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ा दिए हैं। प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन इसमें अजैविक घटक नहीं है। देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत जो होता है कवक जैवमंडल का जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक है। शेष तीनों जैवमंडल के अजैविक घटक है, क्योंकि अजैविक घटक में पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज आते हैं। ठीक है, खनिज आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कवक जो है यहाँ पर अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो गिर शेर परियोजना जो है वो आपको कहाँ? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर सिंहों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, तो गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अगला, WWF का आशय क्या है? WWF का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड, क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको कहते हैं विश्व जीव कोष। ठीक है, तो आपको था यहाँ पे WWF, ये हो गया वर्ल्ड, और ये हो गया वाइल्ड, और ये हो गया वाइल्ड लाइफ, और एप्स हो गया फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, फंड हो गया, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व जीव कोष कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर? तो अब देखिएगा यहाँ पर 141 का सी आंसर। गंगा नदी निकलती है, आपको बताना गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी अरावली श्रेणी से, लद्दाख से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आपकी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? गोमुखी हिमानी, जो गंगोत्री के पास समुद्र तल से 5165 मीटर उत्तर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन के लिए कौन सी एजेंसी यहाँ पर है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए भारत में केंद्रीय प्रदूषण जो है यहाँ पे मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यहाँ पर मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। ठीक है, तो देखिए ये जो कोटोपैक्सी है एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, कोटोपैक्सी क्या है? एक जागृत ज्वालामुखी है। और ये जो अवस्थित है आपका वो कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बार बार आया हुआ है। तो कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है, और यह कहाँ स्थित है? तो देखिए यह एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित है। तो एंडीज इसका राइट आंसर होगा, एंडीज में स्थित है। तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा,
यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है जो भारत में, वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी चीन का तिब्बत के नाम से, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सांगपो या सांगपू के नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र में हो जाएगा। अगला है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर को उपभोक्ता कौन होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर खाद्य श्रृंखला पढ़ लिए इसके पहले, तो शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी दोनों, सबसे ऊंच स्तर का, ठीक है। तो सबसे ऊंच स्तर का घास परितंत्र में सबसे पहले उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है, ठीक है। कौन होता है? मांसाहारी सबसे ऊंच स्तर का उपभोक्ता माना गया है, मांसाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन है? वायुमंडल, देखिए वायुमंडल का ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये वायुमंडल का जो हम लोग क्षेत्र पढ़ते हैं, तो ये एक होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, आयन मंडल कह लीजिए, इसके बीच में ओजोन परत बनता है, फिर मध्य मंडल और फिर वायुमंडल। पढ़ना पड़ता है ना, ये पढ़ेगा। तो सबसे नज़दीक जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो आपको कौन सा यहाँ पर कहलाएगा? तो वो आपको कहलाएगा यहाँ पे क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे नज़दीक में क्षोभ मंडल होता है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अस्थायी सदस्य हैं वो आपके कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है। उनकी संख्या क्या है? 5 है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस तथा चीन आते हैं। अगला है, सरसिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरसिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? ठीक है, तो देखिए ये सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान आपका है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के अलवर जिला में पड़ता है। सरसिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? आपका सूर्य का प्रकाश होता है। 150 नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ईवीएस का हम सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी क्वेश्चन बैंक शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और सब कुछ तैयारी कर लीजिएगा। ईवीएस ही देखिए आपका स्कोरिंग मार्क करेगा। आप इसमें डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं ईवीएस, तो आपका समझिए यहाँ से जेटेड कंप्लीट होगा। और आपको तो हम एक बार श्योर करते हैं कि आप यहाँ से हम जितना भी नोट्स पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आप खाली परीक्षा में देख के 2 दिन पहले भी जाइएगा ना, तो आपको बताते हैं कि जो आप 60, 70, 80 लाते थे वो सीधे 100 पार करेगा। एकदम विश्वास मान के आप जाइए और नोट्स लेकर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।